हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज के इस क्लास में हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी में अर्थव्यवस्था का मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी में हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा और ये भी चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न इसमें से ठीक हो रहे हैं। जो भी चैप्टर्स इसमें आगे आते जाएंगे उनको हम प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे व्याख्या के साथ। तो पहला प्रश्न देखिए, एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। यह बात बिल्कुल ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ हैं। सेकंड देखें, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब 1776 में लिखी थी। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक 1776 में लिखी गई। एडम स्मिथ द्वारा 4 महत्वपूर्ण करारोपण के सिद्धांत दिए गए, कैनन ऑफ टैक्सेशन। बिल्कुल 4 सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें था समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। ये 4 थे, तो ये बात ठीक है। अगला देखें, एडम स्मिथ ने बाजार मूल्य नियंत्रण को अदृश्य हाथ के रूप में मान्यता दी थी। ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये सभी स्टेटमेंट्स इसके सही हो जाएंगे, सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो एडम स्मिथ के बारे में हमने लगभग 3 से 4 जानकारी इसी प्रश्न में समाप्त की है। सवाल नंबर 2 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अब हम यहाँ पर जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, मैं आपको बता देता हूँ, ये अर्थव्यवस्था के परिचय से संबंधित है और अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस में, आरओ आदि में। तो इसमें अगर हम बात करें, ओपन इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि ओपन इकोनॉमी के कौन सा इसमें फीचर नहीं है। ओपन इकोनॉमी का कौन सा इसमें फीचर नहीं है। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उस पर प्रतिबंध नहीं होता। तो इसमें विदेशी निवेश की आज़ादी, ये कह सकते हैं कि आयात और निर्यात की भी अनुमति होती है, अर्थात आयात और निर्यात की स्वतंत्रता होती है, विदेशी निवेश की भी अनुमति होती है और खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। तो इसमें देखें, उद्योगों के लाइसेंसीकरण की भी सुविधा होती है, प्रौद्योगिकी को आयात भी कर सकते हैं, आयात और निर्यात होते हैं, बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध इसमें नहीं लगा सकते। तो इसमें सी हो जाएगा। आपको चुनना है जो विशेषता नहीं है इसमें, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। सवाल अगला देखें, खुली बाजार अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है। ओपन इकोनॉमी किस श्रेणी में आती है। तो ये कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। सेशन को यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा इसको और शेयर भी। आगे देखें, एक बंद अर्थव्यवस्था वो होती है। अब इसमें देखो, अर्थव्यवस्था जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बैन होगा, प्रतिबंधित होगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगी इंटरनेशनल ट्रेड पर। और यहाँ पर जब इंटरनेशनल ट्रेड पर बैन है तो एक तरीके से आयात और निर्यात की भी अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। और बंद अर्थव्यवस्था को संरक्षणवादी नीति का, या बंद अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी नीति का पालन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें आपको उसका फीचर ही बताना है। तो इसमें ना इसमें आयात ही होता है और ना ही इसमें निर्यात होता है। सवाल नंबर अगला देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होगी जिसको समाजवादी कहेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त यानी सारी आर्थिक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण केवल उस देश की सरकार के पास होता है। याद रखिएगा कि ऐसा देश या जहाँ पर जितनी भी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उन सब का संचालन और जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। दूसरा, ऐसी अर्थव्यवस्था में नागरिकों की जो आवश्यकता और मांग होती है उसके अकॉर्डिंग ही उत्पादन किया जाता है और यहाँ बाजार में मांग क्या है उसकी आपूर्ति आदि का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। इसे केंद्रीकृत नियोजित व्यवस्था भी इसको बोल देते हैं। इसमें सरकार का उद्देश्य जो लोग होते हैं, लोगों की जन कल्याण करना होता है ज़्यादातर। ठीक है, उसमें कोई लाभ कमाने का उद्देश्य सरकार का कभी नहीं होता है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, एक नियोजित, एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है ये। समाजवादी को और विस्तृत रूप में समझ लेते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज, या आप इस शब्द की जगह अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे। तो देखिए, सरकार ये तय करती है इसमें कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा।
क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सरकार ही कंट्रोल करती है, तो सरकार ही तय करेगी कि इन चीज़ों का उत्पादन करना है नहीं करना। समाजवाद के तहत वस्तुओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर ही किया जाता है, ये भी ठीक बात है। नागरिकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है इसमें, तो उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कौन से सही हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी को आप पूंजीवादी के नाम से भी जानते हैं, तो उदारवादी और समाजवादी, या आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इन दोनों के फीचर्स या विशेषताएं जिस अर्थव्यवस्था में होंगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका यहाँ पर एक तरीके से सीमित रूप में देखने को मिलती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, दोनों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत योगदान होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में क्षेत्र जो है वो आर्थिक विकास में सहयोगी होते हैं इसमें। जैसे भारत एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो भारत, नॉर्वे, स्वीडन, तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका उत्तर देखें, विकसित और अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कृषि और उद्योग को समान महत्व, इससे रिलेटेड ही नहीं है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व होना, ये उत्तर ठीक रहेगा। आगे देखें, भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर आधारित पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। ये नीति आई थी वर्ष 1948 में। ये आई थी नीति वर्ष 1948 में। उत्तर इसका बी होगा। उस समय के जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये पेश की गई थी। इसको याद रखिएगा, 1948 में। तो देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संचालन के लिए जो क्षेत्रों के बीच नीति का ठीक से सीमांकन इसके अंतर्गत किया गया, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी में देखो, अगर हम बात करें तो 2024 की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है या किस सेक्टर का है। तो आप याद रखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, उसमें जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसमें एक है कृषि क्षेत्र, ये प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है इसको। दूसरा यदि हम देखें तो ये है उद्योग क्षेत्र, ठीक है, ये है उद्योग क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा है सेवा क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र में है सेवाएं। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देख लें, कितना कंट्रीब्यूशन है। कृषि क्षेत्र का अगर आप देखेंगे तो 18.4% है पूरी जीडीपी में योगदान। 28.3% उद्योगों का है, और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे योगदान तो 53.3% जो है वो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सेक्टर देखो, तीसरा सेक्टर है तृतीय श्रेणी का उद्योग, ठीक है, तृतीय श्रेणी का उद्योग। सवाल अगला देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को यदि आपको सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप भूल गए या बाद में आपने ज्वाइन किया है तो उस क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो इसमें देखें, पहला स्टेटमेंट है, वे गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायक होती हैं, वो जो है तृतीयक के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसी गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो है उसके विकास में ये सहायता प्रदान करती। देखो हमारे पास एक है कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग है, तीसरा सेवा क्षेत्र है। आज इसमें तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो सर्विसेज में यदि आप देखेंगे तो जैसे एक एग्जांपल ले लें सर्विसेज का, जैसे यातायात है, तो यातायात एक सर्विस है, ठीक है, एक सर्विस सेक्टर है ये यातायात, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो जो कृषि में प्रोडक्शन में, अगर मान लो किसी खेत में आलू का प्रोडक्शन हुआ, तो उस आलू को उठा करके फैक्ट्री तक, अगर चिप्स बना रही है फैक्ट्री, तो इस आलू को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए कुछ हमें माध्यम की आवश्यकता होगी, कुछ साधनों की आवश्यकता होगी। यही होते हैं यातायात के साधन। तो ये जो यातायात क्या है, एक प्रकार का यहाँ यानी प्राथमिक को द्वितीयक से जोड़ने का काम कर रहा है, या प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग जो है, या प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर जो हैं, इनमें हमारी हेल्प कर रहा है कौन, तीसरा सेक्टर, जिसको हम सेवाएं कह रहे हैं, या यातायात, ठीक है। तो यातायात में जो है ये क्या है, एक तरीके से ये जो तीसरी श्रेणी की सेवाएं होती हैं या तृतीय क्षेत्र की सेवाएं होती हैं, ये पहले और दूसरे यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में योगदान होती है, इनको सहायता करती हैं। वे गतिविधियां अपने आप में अच्छा उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता और समर्थन करती हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं,
दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि उत्पादन की क्रिया में सहायता ही प्रदान कर रही हैं। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा सेक्टर अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग है, ये सर्विसेज हैं, ये भी बीमा है, परिवहन संचार है, शिक्षा है, व्यापार है, सब सेवाओं के अंतर्गत ही आता है। अगर आप सेकेंड की बात करें, उद्योग की या द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तो इसमें विनिर्माण आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगी, इसमें जैसे कारखाने, फैक्ट्री आदि इसमें सब आ जाएंगे। जहां विनिर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, भवन, जल विद्युत, गैस आपूर्ति, ये सब काम हो रहे हैं, वो उद्योग आएंगे। कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं कि कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं, जैसे पशुपालन है, डेयरी, मत्स्य, वानिकी, खनन, खनिज आदि, ये सब इसमें आ जाएंगे प्राथमिक में। आगे चलते हैं। रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार के सेक्टरों में विभाजित किया जाता है? देखो अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है पिछले स्टेट पीसीएस में आ चुका है। रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार के सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं हम लोग? तो ये होते हैं, देखो 2 ही प्रकार के होते हैं। ये हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित और असंगठित सेक्टर्स। इसमें देखो संगठित क्षेत्र या संगठित सेक्टर क्या होते हैं? तो ये वो सारे व्यवसाय होंगे, वो सारे काम होंगे जो सरकार के साथ एक तरीके से रजिस्टर्ड होंगे, या ऐसे कार्य या ऐसे क्षेत्र ऐसे व्यवसाय के क्षेत्र जो सरकार के नियमों और कानूनों के अनुरूप चलते हैं या उनका पालन करते हैं। ठीक है, यानी सरकार के जो दिशा निर्देश है और विनियमन जो है, विनियमों का पालन करते हैं ये। और इन व्यवसायों के पास अगर आप देखें, ज़्यादा संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें पैसा ज़्यादा होगा, इसमें अधिक कर्मचारी इसमें जो है एक तरीके से लगाए जा सकते हैं, अधिक कुशल और उत्पादक भी इसमें ज़्यादा मिलेंगे। असंगठित की बात कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय आते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ना ही उन पर सरकार के कोई नियम कानून लागू होते हैं। ठीक है, यानी सरकार के साथ अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तो सरकार के दिशा निर्देश आदि का पालन इसमें वो नहीं करते हैं। व्यवसायों में अगर आप देखेंगे, इनके पास कम संसाधन आपको देखने को मिलेंगे, पैसा, कर्मचारी आदि इसमें नहीं होते, कम कुशल लोग मिलेंगे और उत्पादकता भी बहुत कम मिलेगी आपको। अब ये असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? जो छोटे बाजार आपने देखेंगे, मार्केट्स जो होती हैं, जो ठेले वाले होते हैं, रेडी पटरी आदि वाले होते हैं। ठीक है, जो छोटे मोटे उत्पाद बेच करके अपने जो है एक तरीके से सब्जी, फल आदि और कुछ डेली प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं। ठीक है, वो असंगठित में आ जाएंगे। आगे चलें, नेक्स्ट देखेंगे, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबद्ध होती हैं? बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर है, उनको बता रहा है। देखो कृषि को हमने बताया था पहले नंबर पर। ठीक है, पहले नंबर पर कृषि यानी प्राथमिक में है ये। सेकंड नंबर पर उद्योग बताए थे यानी सेकेंडरी है, ये द्वितीय क्षेत्र है। तीसरे पर हमने सेवाएं बताई थी, तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? कृषि को पूछ रहा है, कृषि प्राथमिक हो गया और जो सेवाएं हैं वो तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, तो इसमें पहला ही उत्तर हो जाएगा हमारा ए उत्तर। एक और प्रश्न देखते हैं, इसको भी कर लोगे आप। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय होता है? संयुक्त क्षेत्र में होता है जॉइंट सेक्टर हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कोई भी वस्तु सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में यदि उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वही कहलाएगी जॉइंट सेक्टर की। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, जब कोई प्राकृतिक संसाधन है उसका यूज़ करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। मुख्यतः बोला है तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैं। दोनों स्टेटमेंट सत्य होते हैं हमारे, और ये होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे देखें सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये वाला प्रश्न जो है आपका आई थिंक यूपीएससी 2024 का ये प्रश्न है, 2024 का ये प्रश्न है शायद। हाँ बिल्कुल, ये सिविल सर्विसेज जो आईएएस की परीक्षा आपकी 2024 में हुई है इसी वर्ष, ये उसमें का प्रश्न है। देखो बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये। आर्थिक गतिविधि में जैसे कृषि उत्पाद का भंडारण, जो कृषि प्रोडक्ट होते हैं उनका भंडारण, तो देखो भंडारण की जो सुविधा है ये एक्चुअली में होती है सेवा। ठीक है, ये तीसरे उसमें आती है। कृषि उत्पादों का अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो एक तरीके से आप सेवा क्षेत्र में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र होता है तीसरे में, तृतीयक में। तो यहाँ पर किस में है? ये द्वितीयक में। तो यहाँ पर द्वितीयक गलत है, तो एक ये गलत हो गया। डेयरी फार्मिंग को प्राथमिक क्षेत्र के साथ जो है सही जोड़ा गया है, क्योंकि कृषि और डेयरी से संबंधित जो सारे वो जो आते हैं वो इसी में आते हैं, प्राथमिक में। ठीक है,
डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत दूध का उत्पादन भी शामिल है, जो कि कच्चा मटेरियल है। अब देखो इसमें खनिज की खोज, खनिज अन्वेषण तृतीय क्षेत्र को यहाँ से मैच कर रखा है, जबकि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तीसरा क्षेत्र है सेवाओं से संबंधित, और खनिज अन्वेषण खनिज भंडार को जो है खोजने की एक प्रक्रिया है। तो यानी कच्चे माल का निष्कर्षण, अर्थात ये प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। तो ये प्राथमिक में है, यहीं पर मेंशन कर देते हैं प्राथमिक। अब देखो कपड़ा बुनाई, कपड़ा बुनाई नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं एक तरीके से। इसमें क्या है, कपड़ा बुनाई द्वितीय क्षेत्र का ही है, ये ठीक ठीक मैच है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में कितने सुमेलित हैं, 2 सुमेलित हैं, 2 सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी इसमें। भारत में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती हैं। अब इसमें देखो, पहला खनन और उत्खनन देखा है हमने प्राथमिक में, परिवहन और संचार अभी बात की है तृतीयक में है। तो ये किस में आएंगे, फर्स्ट में, सेकंड में। होटल पर्यटन ये सेवाएं हैं, ठीक है। एक सेकंड माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये परिवहन और संचार तो सेवाएं हैं, सेवाएं आती है हमारी थर्ड में, सेवाएं आती है हमारी थर्ड में। इसके बाद होटल और पर्यटन भी ये थर्ड में तृतीय क्षेत्र में आती हैं। वानिकी और मत्स्यिकी, वानिकी कृषि मछली पकड़ना खनन आदि प्राथमिक में जाएंगे फर्स्ट में। तो इसमें कौन से 2 और 3 ही ठीक होते हैं, इसमें बी उत्तर चुन लेंगे हम। नेक्स्ट चल, देखो बहुत कम समय में हम बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, और एक प्रश्न के साथ आप देख रहे हैं 2 से 3 स्टेटमेंट्स को हम ले रहे हैं। सवाल अगला, विगत वर्षों में भारत में यद्यपि सभी क्षेत्रों में सभी सेक्टर्स के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने आपको कंट्रीब्यूशन बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन है, कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में 18.4% है। हमने आपको बताया उद्योग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में भारत की, वो 28.3% है, और हमने आपको सेवा क्षेत्र का बताया 53.3% है। तो 53.3%, तो ये तीसरा क्षेत्र है, तो उसमें वृद्धि ज़्यादा है तीसरे क्षेत्र में, और भारत की जीडीपी में 50% से ज़्यादा सेवाओं क्षेत्र का ही योगदान है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब आज़ादी के बाद में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में 50% से अधिक था, ठीक है। और अब अगर आप देखोगे तो उसकी जगह पर कौन आ गया, कृषि क्षेत्र की जगह पर कौन आ गया है, फिलहाल सेवा क्षेत्र आ गया 50% के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दिए हैं इन दोनों के द्वारा, तो इसमें उत्तर आप आसानी से आप ढूंढ लोगे, ठीक है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही होंगे, इसकी व्याख्या भी ठीक। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सामान्यतः अधिकांश जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पर विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, उसकी सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। बिल्कुल, जो डेवलप्ड नेशन होंगे आप देखिएगा उसमें उद्योग इंडस्ट्रीज बहुत अधिक विकसित रूप में होंगी, ठीक है। विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित होते हैं, ये बात गलत है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास जितना अधिक होगा, तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक। रुकिए इस सवाल को फिर से देखते हैं। देखिए, अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं में द्वितीय क्षेत्र अधिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखो, जो भी डेवलप्ड नेशन है उसमें ये बात सही है कि उनका जो दूसरा सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर है, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा विकास उसका हुआ मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन गई। सबसे पहले हमें जो है कृषि क्षेत्र पर भी निर्भर होना होगा, क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र से जो रॉ मटेरियल मिलता है वही उद्योग के लिए जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक जो प्रारंभिक अवस्था वाला टर्म है, ये इसके उत्तर को बदल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रख करके हम उसका उत्तर करेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में आप द्वितीय क्षेत्र की जो आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रारंभिक अवस्थाओं में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये पहला वाला यहाँ पर गलत होगा। विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग, अच्छा डेवलप्ड नेशन है उसमें सर्विस सेक्टर काफ़ी डेवलप होता है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे देखें, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है, क्योंकि प्राथमिक में आप देखो कृषि एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप होगा तो उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा तैयार होगा, ठीक है। तो प्राथमिक और क्षेत्र का जितना ज़्यादा विकास होगा, तीसरा क्षेत्र सेवाएं देने के लिए भी उतना ज़्यादा उसको फोर्स या आप कहेंगे श्रम लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से असत्य हैं,
ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा उसको। तो ये क्या हुआ, असत्य वाले बताने 2 और 3 असत्य हैं। ओहो, अभी भी हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। असत्य वाला तो एक ही है, ठीक है, ऊपर वाला है, मतलब पहला असत्य है, ठीक है, असत्य। ये नीचे वाले दोनों सत्य कथन हैं। चलिए देखो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें फ्रेम होते हैं। आगे चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में से कौन सा एक क्रम सही होगा। अभी अभी हमने जिसकी चर्चा की थी आपसे कि कौन सा कितना है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को बोलते हैं तृतीयक। तृतीयक ढूंढिए कहाँ पर है, तृतीयक, तृतीयक यहाँ 2 ऑप्शन में तृतीयक है, तो नीचे वाले ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक, तृतीयक के बाद में आता है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, इसमें भी उत्तर ठीक हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। सर्विस सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें देखो, इसमें उन सेवाओं की संख्या अधिक है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल सेवा क्षेत्रों में ऐसा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम जो इसमें सर्विस सेक्टर्स में आपको जो सेवाएं मिलती हैं उसमें ज़्यादातर में जो है बोल रहा है कि अधिक संख्या है। कम कुछ वैसे भी हैं जहाँ अत्यंत कुशल अशिक्षित श्रमिक नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम है जहाँ चाहिए सर्विस सेक्टर में। ये ठीक है। इनमें उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अधिक कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, तो ये गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों में मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं, ये बात भी गलत है, ठीक है, ये बात भी गलत है। तो इसका सकल घरेलू में सर्वाधिक योगदान है। एक सेकेंड देखो, इसमें यातायात एक टर्म, माफ़ कीजिएगा फिर से, इसमें जो यातायात वाला है ना, सेवा क्षेत्र में आता है यातायात, और इसमें यातायात में अगर आप देखोगे परिवहन, इसमें लिखा हुआ है परिवहन, और जो छोटी दुकानें मरम्मत, ये भी सर्विसेज का ही काम होता है, तो इसमें संख्या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का, ये भी ठीक है। इसमें केवल स्टेटमेंट 2 ही खराब हैं, तो 2 वाला सत्य हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कैसी है, पिछड़ी हुई है या डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड। तो भारत जो है एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश। इसे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये स्टेटमेंट ठीक है इसका। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र विकसित होता है और जबकि उद्योगों के विस्तार में कमी आती है। जो विकासशील देश होते हैं, याद रखिएगा, विकासशील देशों के अंतर्गत जो उद्योगों वाला क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हो रही होती है, दिन ब दिन वो विकास की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इसमें आपको बताना है ये दूसरा गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। अब देखो किस तरह से प्रश्नों को पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल दो ही असत्य होगा। एक प्रश्न मैंने अभी चर्चा की थी आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगठित क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित क्षेत्र जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। बहुत बढ़िया, सही है ये, हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं पहले। असंगठित क्षेत्र में नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है, तो ये बात सही है। इनमें जो है असंगठित क्षेत्र जो है नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मतलब संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा का लाभ मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्रों में लोगों को ये सुरक्षा नहीं मिलती, ये भी ठीक है। भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या असंगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक है। अगर आप देखोगे भारत में रेहड़ी पटरी वाले जो ज़्यादा हैं या फिर किसी कंपनी में काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो वो पूछ रहा है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन से कथन सत्य हुए, तो इसमें तो आपको उत्तर दिया ही हुआ है, बी उत्तर इसका ठीक रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो जो उद्यम होंगे, ठीक है, उस पर किसका स्वामित्व है, ठीक है, किसी सरकार का स्वामित्व है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, निजी क्षेत्र में प्राइवेट व्यक्तिगत लोगों का हो जाएगा। आगे चलें, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का जब उत्पादन होता है तो उसके लिए आवश्यक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखो इसमें आपको भौतिक पूंजी तो चाहिए, श्रम भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, उद्यम भी चाहिए, ठीक है, उद्यम के साथ ज्ञान है, तो इसमें डी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में लो वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मनी, धन की न्यून कार्य क्षमता है, ये बात ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, पूंजी निर्माण की दर भी कम ही है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। भारत में की प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता यानी अधिक है, मतलब
अवेलेबल है, उपलब्धता है हमारे देश में, कोई कमी नहीं है, तो ये असत्य होगा इसका। भारत को एक अल्प विकसित, ये देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों? क्यों? नियोजन की आवश्यकता के कारण, ये तो इसका कोई कारण नहीं है। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर आप कहें संसाधनों का वितरण जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके अलावा कृषि पर अधिक निर्भरता है, औद्योगिक उन्नति की जो है मंद गति है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इतने ही प्रश्नों को लेंगे। आई होप, मुझे ये लगता है कि अगर आपको पसंद आया हो ये क्लास, तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट अब जल्दी जल्दी हम अपलोड कर दें सारे क्लासेस को। चलिए, थैंक यू सो मच।